14 दिसंबर 1983 एक ऐसा दिन जिस दिन एक कार को लॉन्च किया गया और उस कार ने इंडिया के पूरे ऑटो सेक्टर के लैंडस्केप को चेंज कर दिया। उस गाड़ी का नाम था मारुति 800। एक ऐसी गाड़ी जो लॉन्च होने के बाद 2.5 मिलियन से ज़्यादा वो गाड़ी इंडिया में बेची गई और उस कंपनी को बनाने वाली कंपनी का नाम था मारुति सुजुकी। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी के बारे में और इसके अलावा हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर में कि ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन कैसे हुआ और अभी स्लो डाउन के क्या कंडीशन है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ऑटो सेक्टर में भी और मारुति सुजुकी में भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मारुति सुजुकी के बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये कितनी इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसको आपको एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहला कि मारुति सुजुकी का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है। तो दोस्तों अगर 100 गाड़ियाँ बिकती हैं इस सेगमेंट में तो उसमें से 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की होती हैं। तो अगर मैं मारुति सुजुकी के शेयर प्राइस की बात करूं तो 2003 में इसका शेयर प्राइस 170 रुपये के आसपास था और अगस्त 2018 में इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 9000 को टच करता है। तो दोस्तों अगर 2003 में आपने मारुति सुजुकी की 800 गाड़ी खरीदी थी 1,70,000 रुपये में, उसकी जगह अगर आपने मारुति सुजुकी के शेयर खरीदे होते तो अगस्त 2018 में उसकी वैल्यू 90 लाख से भी ज़्यादा की हो गई होती। तो यहाँ पे जो हमने फैक्ट आपको बहुत पहले बताया था कि आपको डेप्रिशिएटिंग एसेट्स की जगह अप्रिशिएटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो फैक्ट यहाँ पे भी लागू होता है। और यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती इस कंपनी के शेयर में रेदर देन इसकी गाड़ी खरीदने के, तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट हो गया होता, आपको ये फिगर देख के पता चलता है। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की। तो दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। अगर हम ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी की बात करें तो इसमें 49% कंट्रीब्यूशन ऑटो सेक्टर से आता है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर 35 मिलियन से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो जीएसटी कलेक्शन में ऑटोमोबाइल सेक्टर का 12 से 13% का ओवरऑल हिस्सा बनता है। तो ये सब ट्वीट्स जो आप देख रहे हैं, ये ट्वीट्स देख के आपको भी बहुत डिमोरलाइजिंग लगता होगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बड़ा स्लो डाउन चल रहा है। लेकिन ये स्लो डाउन स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्यों एसआईएम को ये सब ट्वीट करने पड़े कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर महीने सेल्स नीचे जाती जा रही हैं, किसी महीने 30% डाउन, किसी महीने 20% डाउन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि वो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन आया। सबसे पहला रीज़न जो मेरे दिमाग में आता है ऑटो सेक्टर के स्लो डाउन के पीछे, वो है एनबीएफसी क्राइसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि एनबीएफसी क्राइसिस का ऑटो सेक्टर स्लो डाउन में कैसे असर पड़ा। तो दोस्तों अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं कि इंडिया में जो गाड़ियां बिकती हैं उसमें से 70% गाड़ियां लोन पे बिकती हैं। तो मतलब अगर 100 गाड़ियां बिकी तो उसमें से 70 गाड़ियां लोन पे जाती हैं। तो अगर लोगों को लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी तो ज़्यादा गाड़ियां खरीदने नहीं जाएंगे। तो अगर वो ज़्यादा गाड़ियां खरीदने नहीं जाएंगे तो कंपनीज़ को लॉस होगा, कंपनीज़ को सेलिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर मैं सेकंड रीज़न की बात करूँ तो सेकंड रीज़न है भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने लंबे वर्ड का मतलब क्या है। तो दोस्तों भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म ये नए एमिशन स्टैंडर्ड है जिसका यूज़ करके इंडिया में जो भी गाड़ियां अप्रैल 2020 के बाद बनेंगी वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगी और वो ज़्यादा क्लीनर इंजन वाली गाड़ियां बनेंगी, तो वो बहुत कम धुआं छोड़ेंगी इन्वायरमेंट में। बट भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑटोमोबाइल्स कंपनीज थी उनको बहुत सारे अपने डिज़ाइन में चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी और उनके मार्जिन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की और देखते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर स्लो डाउन का मारुति सुजुकी पे कैसे असर पड़ा, और ट्राई करेंगे मारुति सुजुकी का फंडामेंटल एनालिसिस करने का और देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये शेयर कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करूं तो ये दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। पहली मारुति जो कि एक इंडियन कंपनी है और सुजुकी जो कि एक जापानीज कंपनी है, और ये टोटल कंपनी में सुजुकी का 55% से भी ज़्यादा का स्टेक है। अब दोस्तों ये जॉइंट वेंचर का मारुति को बहुत बड़ा फायदा मिला। पहला, जैसे कि सुजुकी एक जापानीज कंपनी थी और कार में सबसे पहले जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती थी वो जापान में आती थी, तो मारुति सुजुकी को सीधा फायदा नई टेक्नोलॉजी का सुजुकी से मिला क्योंकि उनको हर टेक्नोलॉजी सबसे पहले जापान से मिल जाती थी। सेकेंडली, मारुति जो कि एक इंडियन कंपनी थी वो इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे से समझती थी और वो हर उस टेक्नोलॉजी को इंडियन मार्केट के हिसाब से कस्टमाइज करके इंडियन कस्टमर्स के लिए उस हिसाब से गाड़ियां बनाती थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 2003 में मारुति सुजुकी का शेयर बस 170 रुपीज़ का था, उसके बाद से एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये क्या रीज़न था जिसने मारुति को एकदम से इतना आगे पहुंचा दिया इसके कॉम्पिटिटर्स की बजाय? तो दोस्तों ये समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको समझाना चाहूँगा, जो आपके लिए बहुत नया होगा।
जिसको हम बोलते हैं वैल्यू माइग्रेशन। तो वैल्यू माइग्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको वैल्यू माइग्रेशन के बारे में समझाता हूँ। अगर मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस की आज तक जो भी हम वैल्यूएशन करते थे उनकी पूरी की पूरी वैल्यू उनके ऑयल बिजनेस से डिराइव होती थी। अगर हम बोलते थे कि रिलायंस की 100 रुपीज़ की वैल्यू है तो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ की वैल्यू उनके ऑयल सेक्टर से आती थी। बट रिसेंट ईयर्स में रिलायंस ने अपनी वैल्यू को ऑयल सेक्टर से माइग्रेट करके डिजिटल सेक्टर में लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि आज जब भी हम रिलायंस का वैल्यूएशन करते हैं उनके वैल्यूएशन का बहुत बड़ा चंक डिजिटल और रिटेल बिजनेस से निकल के आता है। वैसे ये कंपनी है आईटीसी। आईटीसी के एक टाइम पे सबसे ज़्यादा वैल्यू उनकी टोबैको बिजनेस से आती थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी वैल्यू को माइग्रेट किया टोबैको की जगह एफएमसीजी और इसके अलावा होटल और इसके अलावा बहुत से बिजनेस में, ताकि उनकी वैल्यू उनके ट्रेडिशनल बिजनेस से एक नए बिजनेस से डिराइव हो। तो वैसे ही इंडिया के साथ हुआ। दोस्तों 2000 तक इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो पूरी वैल्यू थी वो डिराइव होती थी टू व्हीलर से, लेकिन 2000 के बाद कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ जो कि इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर की वैल्यू थी वो माइग्रेट होनी स्टार्ट हो गई टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे। और इस माइग्रेशन की ड्राइविंग सीट ली मारुति सुजुकी ने। इस माइग्रेशन का सबसे बड़ा फायदा मिला मारुति सुजुकी को, क्योंकि मारुति सुजुकी की गाड़ियों को उस टाइम पे इंडिया की जनता ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे जो भी गाड़ी लेने के बारे में सोचता था तो सबसे पहले मारुति के बारे में सोचता था। वो बोलता था कि मुझे गाड़ी नहीं लेनी, मुझे मारुति लेनी है। चलिए अब बात करते हैं मारुति सुजुकी के फंडामेंटल्स के बारे में। मारुति सुजुकी को फंडामेंटली एनालाइज करके देखते हैं कि स्टॉक की अभी वैल्यू कैसी है और आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि मारुति ने फाइनेंशियल ईयर 2015 में इंडिया में ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास गाड़ियां बनाई, उनको इंडिया में बेचा और एक्सपोर्ट की। इसके अलावा अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 16 की बात करूं तो वो नंबर बढ़ के 14 लाख से ऊपर चला जाता है। वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो 17.5 लाख और 2019 में वो 18.5 लाख। तो 17 और 18 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ टोटल व्हीकल जो इंडिया में बनाए गए, जो इंडिया में बेचे गए और एक्सपोर्ट किए गए, क्योंकि 2018 के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इश्यूज आना स्टार्ट हो गया था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एबिट मार्जिन की। जब भी हम किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी कंपनी की बात करते हैं तो एबिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज़ कर रही है। और अगर मैं एबिट मार्जिन को आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो एक कंपनी जब अपने बिजनेस से रिलेटेड सब खर्चे निकाल देती है तो उसका जो प्रॉफिट बचता है उसके कंपैरिजन में सेल्स कितने की हुई थी। तो जितना अच्छा एबिट मार्जिन होता है उतना एक कंपनी के लिए अच्छा होता है। चलिए देखते हैं कि मारुति के केस में इनका एबिट मार्जिन कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 14 की बात करूं तो तब मारुति सुजुकी का एबिट मार्जिन था 7.3% और वो लगातार बढ़ता रहा फाइनेंशियल ईयर 18 तक, जब ये बढ़ के 11.9 पे पहुंच गया था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 19 में फिर से कम होकर 9.6 पे आ गया था, क्योंकि तब हो सकता है कि मारुति सुजुकी में इशू ना आया हो, ओवरऑल ऑटो सेक्टर में इशू था, उसकी वजह से मारुति सुजुकी का एबिट मार्जिन कम हुआ था। तो दोस्तों किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनका रिटेल आउटलेट और उनका रिटेल एक्सपेंशन कैसा है, कि क्या वो हर सिटी तक फैले हुए हैं, क्योंकि अगर उनके आउटलेट हर सिटी में नहीं होंगे तो वो अपनी गाड़ियों को अच्छे से नहीं बेच पाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि मारुति सुजुकी का एक्सपेंशन कैसा है, इनका डिफरेंट सिटीज़ में पेनिट्रेशन कैसा है, तो क्या उन्होंने रिसेंट ईयर्स में अपने आप को इस चीज़ में इंप्रूव किया है या नहीं किया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी के टोटल आउटलेट 2500 से भी ज़्यादा हैं और यह ऑलमोस्ट 2000 सिटीज़ में भी फैला हुआ है। अब आपको मेरी स्क्रीन पे दो तरह के आउटलेट दिख रहे होंगे, मारुति सुजुकी एरिना और नेक्सा। तो दोस्तों अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी स्क्रीन में आपको नेक्सा और एरिना ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं और इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों अभी तक मारुति में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस कर रहे थे वो ये लोगों में परसेप्शन इशू फेस कर रहे थे, क्योंकि जब भी एक लग्जरी गाड़ी लेके आते थे तो लोगों को लगता था कि मारुति की गाड़ी है तो ये सस्ती ही होगी। लेकिन इस परसेप्शन को दूर करने के लिए ये एक नए आउटलेट को लेके आए जिसका नाम इन्होंने रखा मारुति नेक्सा, ताकि ये लोगों में एक अलग एक्सपीरियंस दे सकें और एक लग्जरी गाड़ी को एक अलग तरीके से प्रमोट कर सकें। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स की बात करें तो मारुति सुजुकी का टारगेट है कि इनको इस नंबर को बढ़ा के 4000 तक लेके जाना है आने वाले कुछ ही सालों में। तो दोस्तों जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होता है कि उसका विजन क्या होता है और क्या कंपनी जो अभी अपना ऑपरेशन चला रही है अपने विजन की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, और अपने विजन को कैसे अचीव करने के बारे में सोच रही है। वैसे ही अगर आप मारुति में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में यही होगा कि मारुति अपने विजन की तरफ कैसे काम करती है। चलिए मैं उनकी एनुअल रिपोर्ट में से आपको एक फोटो दिखाता हूं जिससे मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि मारुति अपने विजन की तरफ कैसे काम करती है।
तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि सबसे पहले मारुति देखती है कि इंडिया में किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से वो गाड़ी लेके आती है एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, और उस चीज़ को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करती है जैपनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ, और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद वो सेम गाड़ी को कम कॉस्ट में बेच पाती है लोगों के बीच में, क्योंकि सेम अगर लेवल की गाड़ी कोई दूसरी कंपनी बेचेगी तो वो हायर प्राइस में बेचती है। और जब गाड़ी बेचने के बाद मारुति एक अच्छी सर्विस देती है, तो अच्छी सर्विस देने के बाद वो और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने पे उनका वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ता है, उनकी सेल्स और ज़्यादा बढ़ती है। और मारुति इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंडिया में प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोकलाइजेशन होगा उतनी उनकी कम कॉस्ट लगेगी, जितनी कम उनकी कॉस्ट लगेगी उतने कम दाम में वो सेम गाड़ी को लोगों के बीच में जाके बेच सकेगी, जिससे उनके वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उनका मार्जिन भी बढ़ेगा, और वो कंपनी आने वाले टाइम में और ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। तो जो भी मारुति सुजुकी ने अभी तक किया उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स ने अभी तक बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किया इस कंपनी को, लेकिन अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आने वाले टाइम में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि मारुति के आने वाले टाइम में क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं और इसकी तरफ मारुति कैसे आगे बढ़ रही है। मारुति ने अभी कुछ टाइम पहले ही टोयोटा के साथ अलाइंस किया है, जिसके चलते मारुति अपनी कुछ गाड़ियों को टोयोटा को सप्लाई करेगा और टोयोटा उन गाड़ियों को अपने नाम से बेचेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मारुति अपनी एक बनी हुई गाड़ी को टोयोटा को क्यों देगी अपने नाम के लिए बेचने के लिए, इसमें कुछ ना कुछ तो मारुति को भी फ़ायदा होता होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा जो मारुति को होगा कि उनकी थोड़ी सेल्स और बढ़ेगी और वो सेम गाड़ियों को एक अलग अलग रूट्स के थ्रू सेल कर पाएगी। लेकिन सेकंड सबसे बड़ा फ़ायदा जो मारुति को मिलेगा, जिसकी वजह से मारुति ने ये अलायंस टोयोटा के साथ किया, वो ये कि मारुति आने वाले टाइम में अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल के सेगमेंट में एक्सपेंड करने जा रही है, और जिसके चलते उसको बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होंगी जो टोयोटा के पास इस टाइम पे है। और इस अलायंस के चलते मारुति टोयोटा को गाड़ियाँ देगी और टोयोटा मारुति को उस टेक्निक के बारे में बताएगा जिसका यूज़ करके मारुति अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल के सेगमेंट में ईजिली एक्सपेंड कर पाएगी। तो इसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन के आएगी। तो एज अ इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए देखने की बात यही है कि आने वाले टाइम में मारुति इस अलायंस से कितना फ़ायदा उठा पाएगी या मारुति को इस अलायंस से कुछ नुकसान होगा। अगर मारुति इस अलायंस से सही से फ़ायदा उठा पाएगी और आने वाले टाइम में अपनी वैल्यू को पैसेंजर सेगमेंट से माइग्रेट करके अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल के सेगमेंट में ले जा पाएगी, तो आने वाले टाइम इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और शायद ये कंपनी आने वाले टाइम में फिर से वैल्यू क्रिएट कर पाएगी इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीक हम 3 से 4 वीडियोस लेके आते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर, जो आपको एक इंटेलिजेंट और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताया कि मारुति ने रिसेंट टाइम्स में कैसा परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से करें और बाद में डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। और बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, वॉरेन बफे ने बोला था कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। दोस्तों ये वीडियो एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए था। हम किसी भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं करते। आप अपनी रिसर्च करके आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है और आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, ताकि आपके कमेंट से बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके और आप एक दूसरे से भी सीख सकें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।